दोस्तों, हमारा देश भारत। आज की इस वीडियो में आज़ादी के समय हमारा देश कैसा था उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में भारत और किन किन नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के कई सारे नाम हैं, जिनमें सबसे पुराना नाम जो है वो आर्यवर्त है और अन्य नामों में ये सब भी शामिल हैं, जैसा कि भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियांझू, होडू और इंडिया शामिल हैं। भारत का सबसे प्रचलित नाम भारत ही है। पौराणिक काल में भारत नाम के कई संदर्भ मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारत का नाम भारत के नाम पर ही रखा गया था, जो शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे, और इसे भारत वर्ष भी कहा जाता था। संस्कृत में वर्ष का अर्थ है क्षेत्र या हिस्सा। भारत का नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस कहा जाता था। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये इंडिया हो गया। दोस्तों, आज भारत की आज़ादी को पूरे 77 साल हो चुके हैं। तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का हमारा ये भारत कैसा था। तो चलिए दोस्तों, आज उस सच से पूरा का पूरा पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। एजुकेशन की बात करें तो आज़ादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ और सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 स्कूल थे, साथ ही 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज़ थी। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा भारतीय जीविका के दूसरे पहलुओं पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं, ताकि उस समय के भारत की पूरी इमेज उभर कर हमारे सामने आ सके। जी हाँ दोस्तों सन 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच 20 डब्बों वाली ट्रेन चली थी। इस सफ़र में महज 33 किलोमीटर के अंदर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। फिर भी सफ़र को तय करने में ट्रेन को पूरे के पूरे 75 मिनट लगे थे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी राजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक का था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी उस वक्त 16 लाख हुआ करती थी, पर उस समय बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी, सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर और महिंद्रा की गाड़ियां चला करती थी और पूरी तरह से महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास में था और पेट्रोल के दाम उस वक्त 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। तब उस वक्त जनरल मोटर्स के ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की बिल्कुल छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर्स कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया और 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर ने ओपन कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर के साथ मिलकर बड़ोदरा के पास फैक्ट्री डाली। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं सन 1947 में भारतीय विमान का व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिस्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज,
एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ उद्योगपति भारतीयों ने उन्हें खरीद कर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और इतनी तगड़ी हुई थी कि ज़्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरवेज, और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा, दोस्तों आज़ादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही था, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आम तौर पर ये मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीस था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीस था। बेशक रुपया तब आज के वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करेंगे, क्योंकि तब नोट छापने की महज 6 प्रिंटिंग मशीन थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुकूमत पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया करता था। सन 1947 में चीज़ों का दाम, तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे। शक्कर यानी कि चीनी उस वक्त महज 57 पैसे किलो थी। केरोसिन 23 पैसे प्रति लीटर थे और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपया में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपया थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया था। इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना सिर्फ और सिर्फ 265 रुपये थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मज़े नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी घूमते फिरते मज़े मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर जैसे 160 किस्म के जीवन ज़रूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब का जीवन आज के दौर से बहुत अलग था। 1947 में भारतीय सिनेमा, आज़ादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपये के खर्च से बनती थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर्स थे। तो दोस्तों, आपको अपने देश के इतिहास की ये बातें जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।